अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो। और आज जो है आप ग्रीनरी देखें हमारे विलेज की। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी और फ्रेशनेस फील होगी। परिंदों की चहचहाट सुन रहे होंगे और जानवरों की भी आवाज़ें आ रही होंगी साथ साथ, जो कि लोगों के फार्म हाउस पे हैं। ये सूरज की रोशनी की वजह से जो खेत में फसल है वो चमक रही है। आप ग्रीनरी ग्रीनरी फ्रेश, बहुत फ्रेश फील होता है जब ऐसा देखो तो सारा। ये हमारे जो घर है उसके इर्द गिर्द की ग्रीनरी है। ये हमारे रिलेटिव्स के घर हैं इस तरह। अब आपको दूसरी साइड दिखाते हैं। सूरज अपनी, यहाँ पे देखिए सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। और यहाँ पे देखिए जी, व्हाट अ लवली मूवमेंट। अभी अजान हुई तो मैं बिल्कुल बोली नहीं। देखिए जी, आपको हमारा प्यारा सा विलेज बहुत प्यारा लगेगा और बहुत फ्रेश फील होगा। तो अब सैर सपाटे ख़त्म करते हैं और अब पढ़ने की तरफ आते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आएगी। और जो टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर किया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, और उसके ये एमसीक्यूज़ हैं और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उन सारी जो टॉपिक मैंने रिस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ाया, मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़ाया, एनाटॉमी स्टार्ट करवाया शुरू से, और सेल के बारे में बताया, उसकी डीएनए आरएनए ये सब कुछ जो है उनके एमसीक्यूज़ आज हम स्टडी करेंगे। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज हम बोलते हैं, डैश इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इट्स वायरस पार्ट्स टू ईच अदर। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कौन सी ऐसी स्टडी है जिसमें हम ब्रांच कह सकते हैं या साइंस की, कि जिसमें हम बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। एनाटॉमी जो ऐसी स्टडी है जिसके में हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को डिस्कस करते हैं और बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है उस सब को स्टडी करते हैं। डैश इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, साइंस की।
फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, फंक्शन स्टडी करते हैं, एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी की। और मायोलॉजी का तो आपको पता ही है, मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं और इसमें। और फिर हम करते हैं जी फिजियोलॉजी में जब फंक्शन, किस चीज़ की फंक्शन हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ऊपर वो डिस्कस किया क्वेश्चन था और नीचे उसका एक एमसीक्यूज बन गया। नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी को हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं, तो इस नीचे वही बताया गया फिजियोलॉजी में हम कौन से फंक्शन स्टडी करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं। नंबर 4 है द नॉलेज ऑफ विच सब्जेक्ट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किस सब्जेक्ट के नॉलेज के लिए ज़रूरी है हमारे लिए कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी स्टडी है जिसमें के लिए हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली, एसिमेट्रिकली, सुपरफिशली, बोथ ए एंड बी। हमारी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, तो हम यहाँ पे बोथ ए एंड बी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं विच वन डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल पोजीशन परफेक्टली। इनमें से कौन एनाटॉमिकल पोजीशन परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। इरेक्ट पोजीशन ऑफ विद आर्म्स, नहीं। पाम्स ऑफ हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, नहीं। हेड इरेक्ट एंड आइज लुकिंग फॉरवर्ड। ये तीनों पोजीशन जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन को परफेक्टली डिस्क्राइब नहीं करती। एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्क्राइब कौन करता है, यहाँ पे तो ऑप्शन नन लगाएंगे। अगर कोई ऑप्शन आ गया जो राइट वन हुआ तो वो ऑप्शन कौन सा होगा वो बताती हूँ। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो बॉडी है वो बिल्कुल इरेक्ट होती है और आइज लुकिंग फॉरवर्ड एंड द आर्म बाय द साइड्स एंड palms ऑफ हैंड एंड टो डायरेक्टेड फॉरवर्ड। ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करती हैं, यहाँ पे ये नन आएगा ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं द इरेक्ट पोजीशन विद द आर्म्स बाय द साइड्स एंड द palm इरेक्ट एंड आइज लुकिंग फॉर स्ट्रेट इन द फ्रंट इज डिस्क्राइब्ड एज। जो बात अभी पीछे की वही इधर आगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन को कि यहाँ पे डेफिनेशन बताएगी एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी होती है। इरेक्ट पोजीशन आर्म की है साइड से, पाम्स बिल्कुल इरेक्ट, आइज लुकिंग स्ट्रेट इन द फ्रंट इज डिस्क्राइब्ड एज द एनाटॉमिकल पोजीशन। Chromosomes with centromeres located closer to one end with unequal arms is। क्रोमोसोम्स की जो टाइप्स आती हैं मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। ये सेंट्रोमेयर की बेस पे इसकी टाइप्स होती है। मेटा दरमियान में पोजीशन होती है, एक्रोसेंट्रिक की पोजीशन जो होती है वो क्रोमोसोम्स की में जो सेंट्रोमेयर होता है वो एंड की तरफ लोकेट करता है, और जब एंड की तरफ क्रोमोसोम लोकेट करता है तो उनमें अनइक्वल आर्म्स होती हैं। और टीलोसेंट्रिक बिल्कुल एंड पॉइंट पे होता है, और सब मेटासेंट्रिक जो होता है वो मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर होता है। द लिंकेज बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए इज कॉल्ड। यहाँ पे एक पॉइंट समझने की बात है, डीएनए में दो लिंकेज होती हैं, एक शुगर और फॉस्फेट ग्रुप में होती है या फॉस्फोरिक एसिड में एक लिंक होता है, और एक लिंक होता है न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड कौन सी हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामाइन। उनमें जो बॉन्ड बनते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए कि हमें लिंकेज बतानी है फॉस्फेट और शुगर ग्रुप में, तो हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पे जो आता है न्यूक्लियोटाइड्स में जो लिंकेज होती है डीएनए में वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जिसमें बताया गया था कि एडेनिन और थायामीन के ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लास्ट एमसीक्यूज हम एनाटॉमी का देखते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेट, राइबोस एंड नाइट्रोजनस बेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा, फॉस्फेट है, राइबोस है, नाइट्रोजनस बेसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है। डीएनए में फॉस्फेट है, नाइट्रोजनस बेसिस है,
डीएनए में राइबोज शुगर नहीं है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो राइबोज शुगर जो होते हैं वो आरएनए में प्रेजेंट होती है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। तो अब सेल का स्टडी करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो 10 MCQs एनाटॉमी से रिलेटेड है वो आपको समझ आ गए होंगे। अब सेल के जो MCQs हैं वो स्टडी करते हैं जी। तो आप सेल के MCQs देखते हैं हम, सेल में कौन कौन से MCQs आ सकते हैं पेपर में। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, बहुत ईजी क्वेश्चन, 8 क्लास के बच्चों को भी पता है, रॉबर्ट हुक, 5th-6 के बच्चे को पता है। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस ऑफ सेल रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और सेल थ्योरी को प्रपोज करने वाले 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक एंड लेमार्क, नहीं, रॉबर्ट ब्राउन एंड शान, नहीं, शेल्डन एंड शेस्वान। जी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन। सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की थी? शेल्डन एंड शेस्वान ने। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस में होती है? मैंने पिछली एक वीडियो में आपको पूरी डिटेल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे दी थी। मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। कैसा यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, सिंपल, बोथ ऑफ द अबव। Both of the above is the unit of cell is the structural and functional unit of living organism. Next one is rough endoplasmic reticulum involved in the synthesis of amino acid, नहीं, carbohydrates नहीं, lipids नहीं. Last option is the proteins. rough endoplasmic reticulum प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. Dash synthesize lipid in cell. Rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, lysosomes, ribosomes. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स को. इन एडिशन टू द न्यूक्लियस विच सेल ऑर्गेनेली आल्सो कंटेन डीएनए. डीएनए किस किस में प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है और 7 दूसरी ऑप्शंस हैं. तो हम माइटोकॉन्ड्रिया पे टिक करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए. सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल क्यों? क्योंकि उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है. फिनोसिटिक वेसिकल्स फ्रॉम विच सेल कंपोनेंट. फिनोसेंट्रिक वेसिकल कौन से सेल कंपोनेंट में बनते हैं? सेल मेम्ब्रेन में फिनोसिटिक वेसिकल्स बनते हैं. जो सेल कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन उसमें फिनोसिटिक वेसिकल्स बनते हैं. तो आगे डिस्कस करते हैं हम मस्कुलर टिश्यूज़ को. यहाँ पे देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज. ग्रुप ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी आर नोन एज एलिमेंट्री टिश्यूज. कितने ग्रुप होते हैं टिश्यूज़ के बॉडी में जिन्हें हम एलिमेंट्री टिश्यूज़ कहते हैं? 4 ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम एलिमेंट्री टिश्यूज़ कहते हैं. हमारी बॉडी में जो होते हैं एलिमेंट्री टिश्यूज़ बॉडी में होते हैं कौन कौन से? एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यूज़, ऑप्शन देखिएगा, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, ऑल ऑफ दीज. मैं आपको ऊपर बताने वाली थी 4 कौन कौन सी हैं, लेकिन नीचे एक्सप्लेन था तो फिर मैंने क्या कि नीचे वाले बोलेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कौन कौन से. एलिमेंट्री टिश्यूज़ कौन कौन सी हैं? एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और नर्वस टिश्यूज़ हैं. तो यहाँ पे फिर ऑल ऑफ दीज आएगा. ये 4 हैं तो इसलिए ऊपर भी देखें 4 ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ इन द बॉडी आर नोन एज एलिमेंट्री टिश्यू. Group of cells having the same structure and function is called as group of cells having same structure and function is known as tissues. क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो टिश्यूज़ में कंबाइन होंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन कंबाइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे तो ऑर्गेनिज्म बनेगा. नेक्स्ट है 4th. डैश टिश्यूज़ कवर द सरफेस ऑफ बॉडी. कौन सा टिश्यूज़ बॉडी की सरफेस को कवर करता है? कनेक्टिव नहीं, वो तो बोन्स के हैं. मस्कुलर टिश्यूज़ मसल्स के हैं. नर्वस टिश्यू तो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू जो हैं वो कवर करते हैं सरफेस ऑफ बॉडी. नेक्स्ट है ऑल आर ट्रू अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज़ अब एक्सेप्ट
कवर सरफेस ऑफ द बॉडी, एपिथेलियल टिश्यूज कवर करते हैं सरफेस ऑफ बॉडी को, ये ठीक है। हेल्प टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी पॉइंट ठीक है। दे आर फाउंड व्हेन लाइनिंग इज एसेंशियल, ये भी पॉइंट ठीक है। फिर बी ऑप्शन रह जाता है, फॉर्म्स मिडल लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है वो कवर करती है बॉडी को, तो मिडल लाइनिंग और हॉलो ऑर्गन्स की कैसे बनती है, तो ये पॉइंट जो है वो गलत है, मतलब कि इसका फंक्शन ये नहीं है। 6 है, ऑल एपिथेलियल सेल्स लाई ऑन एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय द होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है या कौन सी होती है कि जो एपिथेलियल सेल्स जिस पे होते हैं और टुगेदर होते हैं होमोजीनियस सब्सटेंसेस की वजह से, तो वो कौन सी मेम्ब्रेन है, उसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियल। ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज जिनमें एक लेयर होती है सेल्स की, उन्हें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी इज स्टमक, नहीं, मसल सेल्स टिश्यूज की एग्जाम्पल नहीं है, मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, एपिथेलियम यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, विच organ system consists of vessels that do not carry blood but pick up fluid and some cells that leak out from the body। ऐसा कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो जिसकी वेसल्स होती हैं लेकिन वो ब्लड कैरी नहीं करता और उसमें फ्लूइड होता है और कुछ सेल्स होते हैं जो कि हम बॉडी से रिलीज होते हैं, लीक्ड होते हैं। कौन से होते हैं? यूरिनरी, एंडोक्राइन, integumentary or lymphatic। Lymphatic system is a system organ system which contain vessels that do not carry blood but pick up the fluid that are leaked from the body। lymphatic system इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया जी। तो टिश्यूज़ के बाद हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था और अब रिस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज देखते हैं हम। The structure that assist in filtering, heating and humidifying inspired air is। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो फिल्टरिंग भी करता है, हीटिंग भी करता है और जो एयर अंदर जाती है उसे ह्यूमिडिफाई भी करता है। फेरिंग्स, अल्वेलाई, ब्रोंकस, नोज। नोज जो है वो ये स्ट्रक्चर है जो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट सेकंड वाला, अ मस्कुलर ट्यूब दैट सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज वे फ्रॉम द फूड एंड एयर, दैट इज़ फेरिंग। फेरिंग जो है वो मस्कुलर है क्योंकि मसल से बना है और मस्कुलर ट्यूब इसे कहा जाता है फेरिंग, जो कि कॉमन पैसेज वे है एयर और फूड का। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच इज़ फ्लेक्सिबल ट्यूब एंड हैज़ अ टी शेप cartilaginous rings that keep it from collapsing। जो 16 to 20 रिंग सी शेप बनते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो कौन सा ऐसा सिस्टम था? लैरिंग्स? नहीं, लैरिंग्स में भी नहीं बनते। ईसोफेगस? ईसोफेगस में भी नहीं है। फेरिंग्स तो में भी नहीं है। तो वो ट्रैकिया है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है और सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। एनाटॉमिकल रीजन ऑफ नेजल कैविटी कंटेन नोज हेयर। कौन सा एनाटॉमिकल रीजन है नेजल कैविटी जिनमें नोज हेयर्स होते हैं? वेसिटिब्यूल। वेसिटिब्यूल इज ए ऑर्गन वेयर नोज हेयर्स, एनाटॉमिकल रीजन वेयर नोज हेयर्स आर प्रेजेंट। फिर फॉलो देखते हैं, द स्मॉलेस्ट एयरवे of the bronchial tree that is primarily responsible for creating bronchoconstriction। Primary bronchi, bronchopulmonary segment, lobe of lung, bronchiole। Bronchiole are the smallest airways of bronchial trees that is primarily responsible for the creating the bronchoconstrictions। Which muscle contract during force expiration? Internal oblique muscles are responsible to contract during food expiration, force, sorry, food नहीं, force
forced expiration. Next one is the sympathetic stimulation of terminal bronchiole causes bronchodilation. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में होती है वो ब्रोंकोडाइलेशन की वजह से होती है. पैसेज वे बिटवीन नेजोफेरिंक्स एंड मिडल ईयर इज द फेरिंगोटाइपैनिक ट्यूब. जो पैसेज वे है नेजोफेरिंक्स और मिडल ईयर में वो कौन सी पैसेज वे है? तो वो फेरिंगोटाइपैनिक ट्यूब है. Of the three different layers of tissues in the wall of trachea, the outermost layer is known as adventitia. Which type of epithelium occur in the respiratory mucosa? Pseudostriated ciliated columnar epithelium is a type of epithelium occur in the respiratory mucosa. ये थे MCQ जो कि हमने अभी तक टॉपिक स्टडी किए हैं. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. और वीडियो को जाते जाते अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा. अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो.